आदाब नाजरीन। मैं अयाज मुगल चुनाव चुनाव पर चर्चा के इस प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूं। चुनाव का दौर है। पुराने वादे और नए दावों के साथ कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरे हमारे बीच में अपने जौहर और अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर आए हैं। गुज़श्ता 70 सालों से ये सिलसिला हम देखते रहे हैं। चुनावों के दौर बदले हैं, चुनावों के शक्ल और सूरत बदले हैं। बहुत से नए चेहरे, बहुत से पुराने चेहरे हम बार बार अपने सामने देखते रहे हैं। सब कुछ बदलता रहा है। कई नई जमातें आई, कई नए चेहरे हमारे बीच में आए। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से चेहरे ऐसे भी आए जिन लोगों ने बहुत सी हम लोगों के साथ हम लोगों के बीच में रहकर काम भी किया, लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बने। लेकिन अक्सर और बेशतर हम ये चीजें देखते रहे हैं कि चुनावों के बीच, चुनाव के दौरान बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो ना कभी उनका जिक्र होता है, ना उन पर हम सवाल पूछने की हिम्मत रखते। आज जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं। बहुत से इलाका जात में इसकी इसके लिए जो है बहुत से उम्मीदवारों ने अपने दावेदारी पेश की है। इसके लिए कंपेनिंग्स चल रही हैं, नए मैनिफेस्टोज के साथ बात हो रही है। हम खसूसी तौर पर सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी जो ज़िला पुंछ के अंदर पाई जाती है, हम उसके हवाले से आज ये खसूसी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अताला न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अताला साहब, अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आदाब। अताला साहब, आपका मैं मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ। अताला साहब जो हैं वो हाल में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्च स्कॉलर हैं। ये मानू स्टूडेंट एसोसिएशन के साबका प्रेसिडेंट भी हैं, यूथ लीडर भी हैं। अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं और एक हालाते हाजरा पर एक अच्छी और पैनी नज़र रखते हैं। बहुत सारे बार हमने इनसे बात करी है और बड़ी ही एक अच्छी हमारे इलाके की, खासकर किताब पीर पंचाल में से जो चुनिंदा हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं और ख़ास करके आज के यूथ में जिनके अंदर वो सलाहियत है कि वो हमारी नस्लों को, हमारी आइंदा नस्लों को एक अच्छी और मुस्बत राह दिखा सकते हैं। मैं इनसे इनका अपने प्रोग्राम चुनाव पर चर्चा में खैर मकदम करता हूँ। अताउल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद भाई। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि खिता पीर पंजाल में कोई इलेक्शन जो है किसी शख्स ने इतनी हिम्मत किया कि इलेक्शन को मुद्दों के साथ जोड़ा जाए। वरना आज से पहले ऐसा होता था कि यही इलेक्शन हमारे जो है जात पात या किसी और इमोशंस पे लड़े जाते थे। लेकिन पहली बार आपने ये कोशिश की है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। ये हम लोगों की जो है एक इज्तमाही कोशिश भी है, हमारी इज्तमाही हमारी नीयत भी रहती है कि हम वो चीज़ें
वो उन मुद्दों पर बात करें जो अक्सर और बेशतर जो है हमारे आम प्लेटफॉर्म्स पे इतनी बात नहीं होती है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं तवाला साहब हम अपने मुद्दे पर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, ये अक्सर क्या है? इनकी पूरी जो पूरी इस वक्त कवायद चल रही है, इसकी जितनी भी इस वक्त इसके अराज़ो मुखासत हैं, इसके क्या है? आप जरा इसके ऊपर रोशनी डालें। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन इस बार होने जा रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए हैं, क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और 35 को जो है हटाया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है हमारे रियासत का जो हमारा स्टेटस था उसको ले लिया गया। लेकिन उसके बाद यहाँ की आवाम को कहीं ना कहीं तवक्को थी कि हमारे जो रहनुमा है, पहले हमारे जो रीजनल पार्टीज हैं, हमारे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इस मुद्दे को जो है आगे उठाएंगे, इस मूवमेंट को लड़ेंगे। अफसोस की बात है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लोग तवक्को करते थे, लोगों की उम्मीदें थी अपने रहनुमाओं से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं हुई, उसकी कहीं भी शुरुआत नहीं है। उसके बाद इस हालात में जब रियासत हमारी है जो वो इतने मसाइल गुजर रही है, प्लाजा जम्मू में बना दिए गए, हमारे नेताओं को जो है उठा के अंदर बंद कर दिया गया, पूरी यूथ के जो चेहरे पर निराशा, उस दौर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ऐलान जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन कराए। मुझे तो सबसे पहले ये समझ नहीं आता कि इस ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम वो एक बहुत सारे मसाइल से गुजर रही है। वहाँ पर 4G इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। ऐसे हालात में जब लोगों को भी वाले मसाइल हल करने की जरूरत है, वो उनकी लैंड प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, लोगों को दर्जा वापस देने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हम पे एक नई चीज काउंसिल इलेक्शन का, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी बनी कि अगर वो इस इलेक्शन बीजेपी एक मेजॉरिटी लेके जीत जाती तो वो लोग सारे इलेक्शन में उतरे। डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है बेसिकली इनका मकसद ये है, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में है, इनका मकसद है जो एडवाइजरी बोर्ड होता था पहले, ये उसको रिप्लेस करेगा और उसके मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में 14 टेरिटोरियल वहाँ से लोग इलेक्ट होके आएंगे और इलेक्ट होकर अपना एक जिले का जो है भी लोग बैठ के वहाँ के क्या प्लान बने के लिए क्या पॉलिसी बनेगी, फंड जो है वो किस जगह का इस्तेमाल होगा और उस चीज के लिए इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और यही काम है। जी, बहुत बड़ा अच्छा आपने इसके ऊपर थोड़ा तफसीलन बताया है। मैं क्योंकि क्या आप इसमें कुछ मुस्बत जो राह देखते हैं, क्या कुछ होप है, हम इसे समझ सकते हैं कि क्या इसमें कुछ पॉजिटिविटी आप देखते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, ये बहुत कहने की, हम 70 सालों से जो वो डेमोक्रेसी लोग हैं होते आए हैं, हर बार एक नई उम्मीद से हम लोगों ने देखा है कि हमारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे और कहीं ना कहीं हमें सुना जाएगा, हमारी रहनुमाई कहीं ना कहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद ऐसा हुआ कि जो उम्मीदें हमें यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से वाबस्ता थी, वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और हमारे जो मसाइल थे, जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट को लड़ने की जरूरत थी, उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया और हम लोग लीडरलेस यूटी हो गए और हमारे वो जो मसाइल हैं, जो हमारे लैंड प्रोटेक्शन की थी या हमारे रियासत को वापस लाने की थी, नहीं हुई। लेकिन अब ये चीज देखिए कि पीपल अलायंस पर डिक्लेरेशन बना, कहीं ना कहीं ये कहा कि हम जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उनके बीच में भी लॉलीपॉप डाला गया और उसमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस का स्टैंड तो आपने सुना होगा,
स्पोक्स पर्सन थे किसी नेशनल न्यूज़ चैनल को बैठ के कहते कि हम जमात के जिन्होंने आर्टिकल 370 करने के हक में पार्लियामेंट में जो है वोट किया है। इसका मतलब कांग्रेस में और बीजेपी में कहीं ना कहीं स्टैंड क्लियर है जम्मू न्याजी साहब, मैं एक बार आप बीच में थोड़ा टोकना चाहूंगा कि हमारे काफी व्यूअर्स की जो एक शिकायत है कि आपकी आवाज शायद कहीं ना कहीं रुक रही है या कट रही है। जी 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 जी, तो अब मैंने कोशिश की है हाँ, आप ठीक, बेहतर लग रही है। जी जी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज स्टैंड क्या है आर्टिकल 3 क्या उन्होंने 370 के बाद उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस चीज की आज भी जम्मू कश्मीर की जितनी भी आवाम है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और आज उन पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया कि हम आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के हक पे हैं, हम दोबारा 370 करेंगे। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी उनका भी अभी तक कोई स्टैंड कहा कि हम किसी इलेक्शन जो है वो कहीं नहीं करेंगे जब तक हमारे रियासत का झंडा वापस नहीं दिया जाए। हम कोई भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक हमारे रियासत या इलेक्शन या इस तरीके की चीजें जो हमें नहीं दी जाएंगी। लेकिन सरकार ने एक लाली को फेंका और लोग जो है वो आज इलेक्शन में उतर आए हैं। हमें इस चीज की उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए लोग सामने आएंगे ये सबसे पहले अपना इसका तो क्लियर करें। हम जम्मू कश्मीर देखते हैं, अगर हम ये लोग इलेक्ट होकर आज जीत के आते हैं, कल आर्टिकल 370 पे दर्जे पर लैंड प्रोटेक्शन इन चीजों का इनका क्या स्टैंड होगा हमें समझने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये लोग आते हैं तो आवाम को ये निराश नहीं करेंगे, आवाम की बात करेंगे, ये 370 की बात करेंगे, दोबारा से बहाली की बात करेंगे, ये स्टेट का दर्जा वापस देने की बात अभी तो यही उम्मीद रख सकते हैं। बाद में क्या होगा, उम्मीद है कि इन लोगों की बनती है कि रियासत में हमारे साथ हुआ है उसका आज चर्चा हो, उस पर बात करेंगे। बड़ा अच्छा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है जिसे पॉलिटिकल सिस्टम हमारे अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसी के जरिए से हम अपनी बात को कहीं पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें मुस्बत राय रखनी, अपना उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव होप रखना चाहिए। हम बात को का दायरा जो है वो बिल्कुल जो है वो अपने कम करते हैं। हम पूरी जम्मू कश्मीर की ना करते हुए पीर पचाल की भी नहीं, बल्कि अपने जिला पुंछ के अंदर जो सुरंगकोट का एक हिस्सा है, सुरंगकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम उस पर सुरंगकोट पे हम बात करते हैं। तो सुरंगकोट जिस तरह से हम देखते आए हैं कि काफी पिछले कई दहाइयों से हर तरह के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ इंतखाबात होते रहे हैं, वहाँ एमपी के इलेक्शंस भी हुए हैं, पार्लियामानी इलेक्शन भी हुए हैं, वहाँ असेंबली के इलेक्शंस भी होते रहे हैं, वहां से हमारे मिनिस्टर्स और मंत्री भी जो है वो हमारे बनते रहे हैं। और आज हमारे जो हैं वो हमारे जो है पंचायत के इलेक्शंस भी हुए, हमारे बीडीसी के इलेक्शंस भी हुए, और आज हमारे यहाँ पे डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस भी हो रहे हैं। मुझे सबसे पहले आपसे ये समझना है कि सुरंगकोट के अंदर मसाइल क्या है, और आजकल के जो इंतखाबात हो रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें वो मुद्दे कहाँ हैं, वो मसाइल कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आजकल के मुद्दों में हमें नजर नहीं आ रहे, जिन पर बात नहीं हो रही है, जिन पर चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि ये सुरंगकोट की बदकिस्मती रही है कि वहां पे हमने हमेशा जात पात पे वोट लिया है, जात बरादरी पर हमने बात करी है, हमने कभी डेवलपमेंट के मुद्दों पर कभी बात नहीं की है। कहीं ना कहीं ये शायद हमारी समझ नहीं बन पाई है कि मसाइल क्या हैं, मुद्दे क्या होने चाहिए, वोट की कीमत आखिर कैसे अदा होगी। देखिए एजाज भाई, मैं कहूंगा कि सुरनकोट में इतने मसाइल हैं, आवाम की इतनी परेशानियां हैं कि जो शायद इस 30 मिनट में या 1 घंटे के इस प्रोग्राम में कवर ना हो पाए। क्योंकि सुरनकोट हमेशा से ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर रियासत में पावर में आई या हमारा कोई भी एमपी इलेक्ट होके गया, लेकिन हमेशा एक ऐसा मसला रहा है कि सुरनकोट को कहीं इतना कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। ना आज तक असेंबली में कोई हमारा मुद्दा उठा, ना पार्लियामेंट में किसी हमारे मुद्दे को उठाया गया। तो इस बार एक तवक्को थी कि एक इलेक्शन आया डीडीसी का, रियासत में जो हमारी यूटी में इतने हालात बने हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो आवाम के मुद्दों का इलेक्शन लड़ा जाएगा।
लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ इस इलेक्शन को, तो मुझे तवक्को थी कि ऐसा होगा कि आवाम के मुद्दों पर बात की जाएगी, उनसे उनके वोट की वैल्यू बताई जाएगी और फिर उनसे वोट मांगे जाएंगे और आपने जो पुराने काम किए हुए हैं उनको बताया जाएगा कि ये हमने काम कर चुके हैं, ये हमें बाद में करना है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि कोई भी लीडर हमारे, खासकर सुरनकोट का, कोई मैनिफेस्टो नहीं कि आवाम के मसाइल क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है कि हम इस चीज के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, इस चीज पे हम हमें वोट दीजिए। उनकी कोई पुरानी प्रोग्रेस जो है पब्लिक के सामने नहीं लाई जा रही है कि हमने ये कर चुके हैं और इस चीज पे हम बाद में ये करना चाह रहे हैं, आप हमें वोट दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुरनकोट में आप कोई भी मसला ले लें, चाहे वो सबसे पहले लोगों के खाने पीने का सबसे जरूरी मसाइल है, जो बेसिक फैसिलिटी जिसमें पानी आता है, खाने पीने के बाकी मसाइल आते हैं, उनको ले लें आप। उसके बाद हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर लेने, हेल्थ केयर सिस्टम डिस्ट्रिक्ट पुंछ का पूरी कर ले लें, उसकी हालत जो है आपके सामने है। आप हमारा एजुकेशन सिस्टम को ले लें, उसकी क्या हालात है, टूरिज्म हमारे के क्या हाल है। हम बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं कि क्योंकि हमने, लोगों को ये लगता है कि हम इतने सालों से, जो पिछले 70-80 सालों से हम जात पात के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो इनके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, हम फिर से इलेक्शन में उतरेंगे। और ऐसा अमूमन ऐसा हुआ है कि जो लीडर हम हमारे बीच में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हमें बहुत सारे सबज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के दिनों में ही वो सुप्रीम में नजर आते हैं। उसके बाद वो लोग कहीं ना कहीं जाके अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, अपने बच्चों को आला तालीम देने के लिए जम्मू, श्रीनगर इलाकों में जाके जो है शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पे बस जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार लोगों के जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो या कुछ भी हो, किसी भी जमात से वो तल्लक रखने वाले हो, उन्होंने आज भी जो पब्लिक के मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उन पर बात नहीं की है। मैं चंद चीजें आपके सामने लाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप ऐसी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बीपीएल कैटेगरी में फाल करते हैं, जिन लोगों को खाने पीने की कोई भी सहूलियत नहीं है, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन हजारों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिनका आज तक भी बीपीएल कार्ड नहीं बना है। और हजारों की तादाद में ऐसे वो लोग हैं जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन उनको कोई भी पेंशन वगैरह ऐसी स्कीम नहीं है। वो लोग आज भी इसी उम्मीद में है कि कोई कायद हमारा आएगा और आके हमारी ये बातें करेगा, लेकिन बहुत अफसोस की बात कि ये बातें नहीं हो रही। दूसरी चीज, आप सुप्रीम कोर्ट के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसका एक सबूत ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास एक हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल ऐसा है कि जिसमें कोई डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, और हॉस्पिटल को जो है शाम के 7 बजे ताला लग जाता है। हमारे पास ना ही वहां पर एक्सरे मशीन है, ना ही सिटी स्कैन की फैसिलिटी है, और वहां पर जो डॉक्टर मौजूद भी हैं, वो डॉक्टर्स जो हैं ऐसे हैं कि जो सिर्फ वहां से डिस्चार्ज करके दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए आप जम्मू में जाइए, अपना इलाज कराइए। तो मैं आपके माध्यम से आज इन तमाम जो रहनुमा हमारे जो कायद खड़े हुए हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, इस हेल्थ केयर सिस्टम को आप कैसे सुधारेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से तमाम लोगों को शिफ्ट करके जम्मू में भेजा जाता है कि वहां जाके इलाज कराइए, हमारी सड़कों के ये हालात है कि दर्जनों की तादाद में हमारे लोग जो हैं जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में, सुप्रीम कोर्ट से जम्मू श्रीनगर के रास्ते में, या सुप्रीम कोर्ट से जिनको भेजा गया जम्मू जीएमसी में जाकर इलाज कराते हैं, वहां के रास्ते में ही बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों की मौतें हुई हैं, क्योंकि हमारे पास रोड फैसिलिटी उतनी नहीं है। तो मेरा आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उन तमाम रहनुमाओं से कि आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बुनियादी जो लोगों के मसाइल हैं कि हमारे पास डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं है, हमारे पास कोई और बाकी हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपका उन पर क्या स्टैंड है, आप क्या करना चाहते हैं और कैसे उसको सुधारेंगे। दूसरी एक मैं बहुत बेहतरीन चीज आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पुंछ में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसकी आए दिन वो न्यूज में रहता है कि कभी जो है कुत्ते उस हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, वहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, कभी वहां पर घोड़े जो है खड़े होते हैं तो आवाम उसके फोटो खींच के जो है चढ़ा रही होती है। लेकिन अब आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये बात नहीं की कि हम वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को सुधारने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में एक ऐसा मसला है कि वहां पर सबसे पहले तो तमाम स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो 2-3 लोग हमारे पास मौजूद हैं सर्जरी के होंगे, उसके बाद प्रेगनेंसी जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ऐसा करप्शन का अड्डा बना दिया गया उसको कि वहां पे अगर कोई स्टोन का अपना को ऑपरेट करवाना चाहेगा, सर्जरी करवाना चाहेगा, उससे 3,000 रुपया 4,000 रुपया उस गरीब आवाम से फीस ली जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और ऐसे हजारों केस आए, अगर कोई किसी को हमारी बहन को कोई प्रेगनेंसी है, वो डिलीवरी के लिए उनको अगर सर्जरी ऑपरेट करना पड़ता है
तो वो अगर वहां उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो उससे उनसे वहां पर 3-4 हजार रुपया, 5,000 रुपया जो है वो फी जो है चार्ज की जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन हमारे किसी आज तक हमारे किसी रहनुमा के कान पे जून तक नहीं रहेंगी। और वो लोग जो बेचारे इस चीज को मना करते हैं कि हम ये फी नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोई फीस नहीं होती है, तो डॉक्टर लोग वही जो है वो डिनाई कर देते हैं कि जब तक आप हमारी फीस नहीं देंगे आप हम ऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक आप हमारी फीस नहीं देंगे तब तक हम जो है इनकी मेडिसिन नहीं लिखेंगे। ये ऐसे ऐसे हजारों मसाइल हैं। लेकिन आज के अगर लोग जो इलेक्शन में उतर रहे हैं उनको क्लियर करना होगा कि आप अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो आपका क्या एजेंडा रहेगा, आप इन चीजों को कैसे सुधारेंगे। दूसरा मैं बताऊं, हमारा एजुकेशन सिस्टम तीसरे नंबर पे आता है। एजुकेशन सिस्टम, अगर सबसे पहले इंसान को खाना मिलेगा, उसके बाद अच्छी सेहत होगी, तभी जाके वो तालीम के बारे में सोचेगा। तो तालीम का हमारा ये हालत है तालीमी निजाम का कि सुरनकोट में कोई भी एक क्वालिटी का स्कूल नहीं है। जहां पर स्कूल मौजूद है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो गवर्नमेंट के स्कूल है वहां पर कहीं उस्ताजा नहीं है, जहां पर उस्ताजा मौजूद है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो चीजें सामने आई कि जहां पर खुले छत के नीचे बच्चे जो है वो अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, उसके बारे में कौन सोचेगा। हमें आज हम जो वोटर्स हैं उनको इन चीजों को बहुत सीरियस लेके सोचना पड़ेगा और इन चीजों पे अपना वोट देना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँ, मैं एक बार एक स्कूल के करीब से गुजर रहा था, दिन के कोई 11:30 बजे का वक्त था। मैं घर गया तो एक बच्चा 4th क्लास का, तो मुझे उसने बुलाया कि अंकल ये मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मैंने गया, उसकी किताब देखी, तो उसने बताया कि मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ा के जाइए। मैंने देखा, घड़ी पे वक्त देखा तो 11:30 बजे का वक्त हो गया था। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं पढ़ाता हूँ, आप जो पुराना पिछला है ये मुझे बताएं क्या है। उस बच्चे ने पुराना जो उसकी किताब के पिछले पन्ने थे मुझे बताया कि ये चीज है, ऐसे है। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आपके उस्ताद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे टीचर जो है कभी आते हैं 11:30 बजे, कभी आते हैं 12 बजे, कभी नहीं आते, हम वेट करके 12 बजे घर चले जाते हैं। ठीक है। अब उस बच्चे को मैंने पूछा, मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि फिर तुम जो तुमने पढ़ा है ये किससे पढ़ा है। उसने कहा कि कोई भी यहाँ से पेंट वाला अगर गुजरता है, मुझे लगता है कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, तो मैं उसको बुला के उससे पूछ लेता हूँ। मैंने कहा आपने बनना क्या है। वो कह रहा है कि मुझे पढ़ के बड़ा अफसर बनना है, मुझे एसएचओ बनना है, मुझे डीएसपी बनना है, मुझे पुलिस में स्टार चाहिए। तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि आज जो वो बच्चा जिसके आज उस 4th क्लास में जिसके ख्वाब है कि वो बड़ा होके ऑफिसर बनेगा, वो बड़ा होके अपने माँ बाप का सहारा बनेगा, जिसके माँ बाप के लिए सहारे होंगे कि हमारा बच्चा जो है वो एक ऑफिसर बनेगा, कल आईएएस करेगा, डॉक्टर बनेगा, केएस करेगा। तो अगर उनके बच्चों की, हमारे स्कूल की ये हालत है तो उनके ऊपर हमारा क्या रद्द अमल है, हम क्या करना चाह रहे हैं, उनको कैसे सुधारा जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 2 कम्युनिटीज की, एक है गुजर कम्युनिटी, दूसरी है पहाड़ी कम्युनिटी। जो कहता है पीर पंजाल में भी दोनों कम्युनिटीज पाई जाती हैं, सुरनकोट में भी वही है, जिनकी पॉपुलेशन 50-50 या 60-40 आप मान के चलो। हम हर बार इलेक्शन में उतरते हैं, हम गुजरों के रहनुमा बन के उभरते हैं, हम पहाड़ियों के रहनुमा बन के सामने आते हैं और इलेक्शन में ये चीज फैला देते हैं कि आज गुजर खतरे में है, आज पहाड़ी खतरे में है। मैं आपको दोनों की एक मसला बताऊं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जिसके तहत एकलव्य स्कूल, जो रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल हैं, वो उन इलाकों में जो है बनाए जाएंगे जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है। सुरनकोट में कुछ लोगों की कोशिशों की वजह से पिछली बार एक स्कूल सैंक्शन हुआ जो 5-6 महीने पहले, जो सुरनकोट ब्लॉक के लिए हुआ, क्योंकि 4 ब्लॉक है हमारे, 3 ये तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन 3 ब्लॉक है हमारे पास, जिसमें एक लसाना है, एक बफलियाज है, एक सुरनकोट आता है। तो जो स्कूल सैंक्शन हुआ वो स्कूल सैंक्शन हुआ सुरनकोट ब्लॉक के लिए। उस पर इतनी सियासत हुई, डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक ऑर्डर निकाला जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उनको कहा कि आप जगह आइडेंटिफाई करिए और इस स्कूल को कंस्ट्रक्ट कराइए। लेकिन उस स्कूल, जब ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने जब ये नोटिस निकाला, उसके बाद उस पर इतनी सियासत चली कि शिंदरा से एक लेटर गया, बिल्कुल जनमन डिमांड थी वहां की आवाम की कि अकेला स्कूल वहां बनना चाहिए। मैं उस डिमांड को जनमन मानता हूं, लेकिन वो इतनी सियासत का शिकार हुआ, हमारे तमाम रहनुमा कोई उसको वहां खींचने लगा, कोई बफलियाज में खींचने लगा, कोई पुंछ में खींचने लगा, वो स्कूल आज तक कहीं भी कायम नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से आज उन तमाम रहनुमाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अकेलगा स्कूल की जो एलिजिबिलिटी है वो हर उस ट्राइबल इलाके में, उस ट्राइबल ब्लॉक में जहां पर ट्राइबल की पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है, तो खिता पीर पंजाल में मैं आप अगर मानेंगे तो मैक्सिमम ऐसे इलाके हैं कि जहां पर ट्राइबल की पॉपुलेशन जो 20,000 को एक्सीड करती है। तो हम उस एक स्कूल को खींचने के बजाय क्यों ना ये डिमांड करें कि आप हर ब्लॉक में हमारे एक एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल होना चाहिए, ताकि हम उनको, जो गुज्जर गरीब बच्चे हैं, उनको हम तालीम दे सकें। लेकिन उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
उसी एक स्कूल को पकड़ा हुआ है, उसी को खींचे जा रहे हैं, और वो भी सियासत के शिकार होकर अब कहीं का भी नहीं रहा। तो मैं उम्मीद करती है कि आज जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो ये बात करेंगे, और उनको मैं आज ये डिमांड देता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट के स्टूडेंट्स की तरफ से, वहां के यूथ की तरफ से ये डिमांड देता हूं कि जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में ट्राइबल की पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है, आप वहां पर एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो बनना चाहिए। दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूँ पहाड़ी कम्युनिटी हमारी, जो देख लीजिए सेकंड नंबर पे है, जो जम्मू कश्मीर में दोनों कम्युनिटियां हैं, तो पीर पंजाल में उसमें पहाड़ी कम्युनिटी हमारी आती है। पहाड़ी कम्युनिटी के पास एक हॉस्टल है, कहां पे? जम्मू में, पहाड़ी हॉस्टल। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन पहाड़ी तमाम रहनुमाओं से, क्यों डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज तक एक पहाड़ी हॉस्टल का कायम नहीं हुआ? गुजर हॉस्टल बिल्कुल है, लेकिन उसमें जो उनके हालात थे, पिछली बार आपने भी देखा होगा, एक मुद्दा हमने उठाया, वहां पर जितने हालात खराब हो रहे थे, वहां पर जो बच्चों के साथ जुल्म तशद्दुद हो रहा था, करप्शन हो रही थी जिस तरीके से, और इन्हीं पॉलिटिकल लीडरों के रिश्तेदार वहां पे वार्डन लगवाए गए थे अटैच करके स्कूलों से, ताकि उनको स्कूल ना जाना पड़े, और वो उन्होंने खुली लूट मार मचाई हुई थी, लेकिन हमारा कोई भी रहनुमा सामने नहीं आया। तो मेरा आज सवाल बनता है कि क्यों कोई भी पहाड़ी हॉस्टल नहीं है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में? और दूसरी, मैं आज आपके माध्यम से डिमांड करता हूं कि सुरनकोट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरी, जो सुरनकोट जो हमारी तहसील है, उसमें गुज्जर हॉस्टल, पहाड़ी हॉस्टल, इन चीजों का कायम करना चाहिए। उसके बाद देखिए कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत सारी हमारी ऐसी बच्चियां हैं, हमारी ऐसी बहनें हैं, जिनको माँ बाप इस वजह से तालीम से रोक देते हैं कि अगर इनको हमको एजुकेशन में पढ़ाना नहीं चाहते। तो आज तक हमारे क्यों किसी रहनुमा ने ये डिमांड नहीं की कि आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक जो है वो वुमेन कॉलेज होना चाहिए? कोई उस पर बात करना नहीं चाहता। तो ये अवाम के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, और मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूं कि सुरनकोट में एक गुज्जर हॉस्टल कायम होना चाहिए, एक पहाड़ी हॉस्टल कायम होना चाहिए, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, और सुरनकोट में वुमेन्स कॉलेज को कायम करना चाहिए। और ये हमारी कुछ जो जनवन डिमांड्स हैं, जो आवाम की मुश्किलात हैं, वहां के बच्चे जिन मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लीजिए आप हमारा टूरिज्म का। आप अगर कश्मीर को कंपेयर करेंगे सुरनकोट पुंछ के साथ, तो हमारे पास ऐसी जगह हैं, क्योंकि हम सिटी ऑफ 7 लेक्स भी हमें सुरनकोट को कहा जाता है, क्योंकि 7 ऐसी खूबसूरत लेक्स हैं हमारे पास पहाड़ियों पे, जो टूरिज्म का सेंटर बन सकते हैं। लेकिन हमारे किसी रहनुमा की वहां पर जो है नजर नहीं जा रही। हम कहते हैं कि हम जॉब्स देंगे, तो आप किस तरीके से उन लोगों को जॉब देंगे? अगर उन जगहों पे जहां टूरिज्म हकीकत में है, वहां पे अगर आप रोड कनेक्टिविटी की डिमांड करते हैं, वहां पे आप रोड देते हैं, उन जगहों को आप टूरिज्म के नक्शे पे लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे लोगों को वहां पर जॉब का क्रिएशन होगा, वो अपनी दुकानें लगाएंगे, वो अपना बिजनेस करेंगे, अपनी गाड़ियां चलाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चाहे उनमें 7 लेक्स ऑफ पुंछ हो, चाहे उनमें जब्बी तोती हो, चाहे उनमें सरबाड़ा एक जगह जो मरोड़ से पीछे है वो हो, या रंजाटी हो, या हिल काका हो, ये ऐसी जगहें हैं तमाम जिन पर टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, और इन जगहों को टूरिज्म के नक्शे पर लाना चाहिए, और इनको रोड कनेक्टिविटी देनी चाहिए। उसके बाद आपने भी सुना होगा, पिछली बार हमारे एक लीडर जो है हिल काका का दौरा किया उन्होंने, और उन्होंने एक वीडियो जो है सामने आई, उन्होंने कहा कि 70 सालों से ये इलाका जो है पिछड़ा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम रहनुमाओं को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हिल काका एक ऐसा इलाका है सुरनकोट का, जो सुरनकोट से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर है। उस इलाके में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आप जा चुके होंगे वहां पर, मैं भी गया हूँ। उस इलाके में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर वो 40 किलोमीटर एक शख्स सुरनकोट से अपना बोझ उठा के वहां पर पहुंचते पहुंचते कम से कम उसको 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन लगते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इन तमाम रहनुमाओं से, अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम अपने काम बता रहे हैं, आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उन लोगों से किस मुंह से वोट मांगेंगे? आप उन लोगों से क्या कहेंगे कि अगर आपके यहाँ कोई बीमार होता है, अगर यहाँ किसी को कोई ऐसी परेशानी आती है, तो वो हॉस्पिटल तक पहुंचने पहुंचते उसको 3 दिन लगेंगे, वो तो बेचारा रात में नहीं अपनी जान दे देगा। तो उन इलाकों के लिए आपके पास क्या है? पिछली बार हमारे लीडर साहब गए, उन्होंने जाके कहा कि 70 सालों से ये इलाका पिछड़ा हुआ है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सुरनकोट में 70 साल से था कौन? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस हमेशा वहां से जीतती आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1-2 बार आई है, वहां पे इतने हमारे कायद हैं, तो क्यों हिल काका की रहनुमाई नहीं की गई? क्यों हिल काका के लोगों के मसाइल की बात नहीं की गई? तो इसके ऐसे हजारों मसाइल हैं। उसके बाद आप एक बात कर लें, सुरनकोट में मैक्सिमम ऐसे इलाके हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक मरोड़ के अलावा कहीं पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, और मरोड़ में जो डिस्पेंसरी है वो भी ना होने के बराबर है। उसका होना या ना होना मसला नहीं है। तो मैं ये तो अगर ऐसा ही जी, तो मैं आज एक डिमांड करता हूं आपके माध्यम से उन तमाम रहनुमाओं से कि अगर आप इलेक्शन में जीत के आते हैं या हारते हैं, आप हमारा ये मुद्दा है आज के सुरनकोट के नौजवानों का एक मुद्दा है कि सुरनकोट के हर गांव में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए,
और सबसे पहले आपके माध्यम से मैं उनसे डिमांड करता हूं, सबसे पहले अगर डिस्पेंसरी की कहीं जरूरत है तो वो हिल का काम है, सबसे पहले अगर रोड कनेक्टिविटी की कहीं जरूरत है तो वो हिल का काम है, और अगर सबसे पहले कहीं डिस्पेंसरी की जरूरत है तो वो रजाड़ा, जो एक मरोड़ से पीछे एक इलाका है जहां पे हमारे कश्मीरी बोलने वाले बहुत सारे लोगों की तादाद है, लेकिन उनके मसाइल पर कोई भी शख्स जो है बात करने वाला नहीं है। उसके बाद आप रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं। रोड कनेक्टिविटी हमारे सुरनकोट में कहीं पे भी नहीं है। हमारे ऐसी बहुत सारी रोडें हैं जिनको एक बार खोदा गया, एक बार अर्थ कटिंग हुई, दोबारा उनके अर्थ कटिंग करके 5 साल बाद जो है पैसे निकाल के ले जाते हैं यही ठेकेदार लोग जो आज इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं, यही लोग अपने मुफाद के, वो रोड आज तक कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद सुरनकोट का आज जो एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, एक उड़ता पंजाब मूवी आई थी, बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा बहुत हूं बढ़िया, उड़ता पंजाब के बाद अगर आज कुछ है तो उड़ता सुरनकोट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा आज मुद्दा है। जो ड्रग्स जो हमारे जो यंग जनरेशन के खून में दिया जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? उसको वो कहां से आ रहा है? क्यों कोई उस पर सवाल नहीं पूछना चाहता? और उसका एक सबसे बड़ा जरिया भी है। आप देखेंगे पिछली बार एक लिस्ट बनी थी, उसमें बहुत सारी हमारी बच्चियों का नाम भी आया था कि ये ड्रग्स दे रही हैं, लेकिन उस पर सवाल कौन पूछेगा? हमारे रहनुमाओं को उन चीजों पर सवाल नहीं पूछना, क्योंकि अगर ये एजेंडा इलेक्शन के बीच में वो पब्लिक में लाते हैं तो कल जब वो ये डिमांड्स पब्लिक की पूरी नहीं होंगी, ये अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं करेंगे, तो कल पब्लिक उठ के इनसे सवाल करेगी। तो इसीलिए कोई मैंने बिना किसी मैनिफेस्टो के, बिना किसी एजेंडे के सब लोग इलेक्शन में उतरे हुए हैं। गुजर पहाड़ी का इंजेक्शन फिर से दिया जा रहा है, फिर से चेंज का इंजेक्शन दिया जा रहा है, फिर से बहुत सारी चीजों का जो इंजेक्शन देके वो लोग बात कर रहे हैं। तो मैं इस ड्रग्स का जो सुरनकोट में जो उड़ता सुरनकोट आज बना हुआ है, उसके सबसे बड़े अगर कोई मसला है तो वो ये है कि सुरनकोट में एक भी स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है। हमारे पास एक खेल का मैदान था, वो आर्मी ने कवर कर लिया। उसके बाद किसी ने ये डिमांड नहीं की कि सुरनकोट में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, सुरनकोट में एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। और दूसरी, हमारी जो माएं बहनें सुरनकोट सिटी में रहती हैं, मुझे एक जगह उनके लिए बता दीजिए कि कोई एक जगह हो अगर वो शाम को वॉक करने जाएं, उनके पास कोई ऐसी जगह मौजूद हो कि जहां पर वो जाके सेफली वॉक कर पाए। कोई जगह नहीं है, लेकिन उस चीज के लिए कोई बंदा जो है आज सवाल नहीं कर रहा। आज सारे आके वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आज यूथ एम्पावरमेंट की बात हो रही है, आज बाकी चीजों पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन जो लोगों के हकीकी मसाइल है उन पर कोई बात नहीं कर रहा। उसके बाद आप देख लीजिए कि बाकी जगहों पर, बाकी रियासतों में हर जगह पे एक एसटी, एससी, ओबीसी कोचिंग एकेडमी है सिविल सर्विसेज के लिए, नेट के लिए, इनके हर चीज के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाते हैं। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज हैं, दिल्ली में भी हैं, बहुत सारी जगहों में है। लेकिन हमारा जो खिता पीर पंजाल वाहिद एक ऐसा, खासकर जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर इन लोगों के लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ना ही हमारे पास जम्मू में कोई रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, ना ही कश्मीर में कोई कोचिंग एकेडमी है। उसके बाद पहाड़ी कम्युनिटी का भी सेम यही हाल है, उनके भी यही मसाइल है। ना उनके लिए कोई जम्मू में उनके बच्चों को रहने की जगह एक पहाड़ी हॉस्टल बना दिया, बस उसी पे उनको जो है रोक दिया गया। तो ये जो आवाम के जो बेसिक मसाइल हैं, जो आज का नौजवान जो सुरनकोट का देख रहा है कि मेरे ये मसाइल हैं, मैं इन चीजों पर वोट दूंगा, कि मेरे ये मसाइल हल होने चाहिए, तो वो उन पर कोई रहनुमा बात नहीं करना चाहता। बहुत लंबा हो जा रहा है मैं, लेकिन ये चंद चीजें ऐसी हैं कि जो आपको बतानी जरूरी है। बिल्कुल, मैं बताऊंगा बीच में। हाँ जी, आप बताएं। जी जी, मैं आपके माध्यम से आज सुरनकोट की तमाम आवाम को एक चीज बताना चाह रहा हूँ। हमारा जो वोट होता है, बेसिकली डेमोक्रेसी में वोट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वोट हमारा हक है बेसिकली। वोट हमारे आने वाली नस्लों को, वोट सिर्फ एक चीज नहीं है कि हम किसी को इमोशनल होकर वोट दे दें, किसी कौम परस्ती पर या किसी के साथ हमारे अच्छे लाइजन है उसको वोट दे दें। वोट की ये वैल्यू है कि ये आपके आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल डिसाइड करती है। वोट की ये वैल्यू है कि आपके लिए अगर असेंबली में, पार्लियामेंट में, डिस्ट्रिक्ट में, किसी कौंसिल में अगर आपकी कयादत है, आपको ये हक दिया जाता है कि आप अपने रहनुमा को चुन के वहां पर भेजें जो आपके आने वाली नस्लों के लिए पॉलिसियां बनाए, जो आपको के प्लान को बनाए। तो मैं आपके माध्यम से सुरनकोट की तमाम आवाम को ये अपील करना चाहूंगा कि अपने इस वोट की वैल्यू को समझें। इस वोट को जात पात के नाम पर नहीं, किसी और चीज के नाम पर नहीं, अपने डिमांड पर, जो आपके आज जो डेली जो आने वाली परेशानियां हैं उनके बेसिस पे, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के बेसिस पे आप उन रहनुमाओं को चुने जो कल जाके आपको कहीं पर रिप्रेजेंट कर पाए, आपके लिए अच्छी पॉलिसी बना पाए। बहुत ही तफसीलन आपने जो है वो तमाम मुद्दे और तमाम मसाइलों पर जो है वो एक अपनी राय रखी, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि क्योंकि हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, उन्होंने शायद कहीं ना कहीं हमारी आवाम की नब्ज को अच्छी तरह से
टटोल लिया, समझ लिया है। वो समझते हैं कि हमारी आवाम कभी मुद्दों पर वोट ही नहीं देती है। उनको मालूम है कि मसाइल पर कभी वोट नहीं, इलेक्शंस नहीं लड़े जाते हैं। जात पात पर, जात बराती पर, जान पहचान पर और अब जो है वो अपनेपन पर जो है वो वोट लिए हुए मिल जाते हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से जो असल में मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शंस को, खासकर चुनावों के दौरान भी और चुनावों के बाद भी खैर नदारद रहते हैं। बीच में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, हालांकि जो जैसे आपने बात पहाड़ी हॉस्टल की रखी थी, पुंछ के अंदर जो गर्ल्स हॉस्टल भी है और जो है वो पहाड़ी बॉयज हॉस्टल भी है और पहाड़ी गर्ल्स हॉस्टल भी है। लेकिन उनकी एडुकेट बिल्डिंग की जो है वो डिमांड अभी है, क्योंकि पहाड़ी हॉस्टल जो है वो बना हुआ है, लेकिन वो अभी तक उसके अंदर वो तमाम सहूलियात जो है वो होनी चाहिए, जो है स्टूडेंट्स को मुहैया, वो पूरी तरह से नहीं है। यही बात जो है हमारी गर्ल्स हॉस्टल की भी इसी तरह की है कि उनके पर अभी तक जो है एडुकेट फैसिलिटीज नहीं है और वो अच्छी तरह, अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद नहीं है। ये अच्छी डिमांड है। हालांकि ये चीजें सुरनकोट के अंदर और मैंडर के अंदर भी मैं ये कहूंगा कि होना चाहिए, हर ब्लॉक लेवल पर हॉस्टल्स होने चाहिए, क्योंकि हमारी ये तमाम जो नस्लें हैं जो बाहर जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है जाना पढ़ाई के लिए, बड़ी अच्छी है। इसी तरह से सेहत के पर भी बहुत अच्छी तफसील से आपने बात करी क्यों। लेकिन अब मैं एक बात जो उसमें रखना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे कि आखिर तब्दीली है क्या? क्या तब्दीली सिर्फ इतना है या इतने से हम हमारे यहाँ पे तब्दीली रूनुमा हो जाएगी कि हमारे चंद जो है वो पुराने चेहरे को हम नए चेहरों के साथ तब्दील कर लें, या पुराने मुद्दों को हम नए मुद्दों के साथ तब्दील कर लें, या ग्राउंड पर कुछ तब्दीली होनी चाहिए? यानी ग्राउंड पर कुछ हमें दिखना चाहिए कि हाँ, ये जो डिमांड्स हम हमारे लोगों ने रखी हैं, या जो लोगों ने जो है वो मुद्दे रखे हैं, इन मुद्दों पर बात होगी, ये बात होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जितने भी नौजवान लीडर्स हमारे पास मौजूद आते हैं, वो बहुत जज्बाती होकर बात करते हैं। वो हमारे यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ठीक है, मैं सिस्टम में आऊंगा तो मैं सिस्टम को तब्दील कर लूंगा, सिस्टम को बदल लूंगा। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम के बारे में सिस्टम की तरह, सिस्टम के साथ जो है वो वैसे ही मिल जाते हैं, उसी फ्लो में बह जाते हैं, उसी लहरों में बह जाते हैं। वो सिस्टम का हिस्सा बनकर इस सिस्टम को ऐसा है जो का त्यों ही रहने देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, फिर तब्दीली कैसे आएगी? देखिए, आपने तब्दीली पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और जो आज हर किसी के जबान पर यही नाम है कि तब्दील होना चाहिए। लेकिन जी। हमारे रहनुमा भी ये बात करते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन तब्दीली किस चीज में चाहते हैं हम? सबसे पहले उस चीज पर हमें क्लियर होने की जरूरत है। आपने कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग हैं जो आते हैं सिस्टम में, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, पहले तो बहुत तब्दीली की बात करते हैं, लेकिन जब सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो वो उसी सिस्टम जैसे हो जाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि हमने कभी भी अपने रहनुमाओं को नहीं चुना। हमने हमेशा से जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने जो थ्रू पैराशूट हमारे बीच में हमारे रहनुमा कायद बना के फेंक दिए गए, हमें उनको एक्सेप्ट करने के लिए बोल दिया गया कि ये आपके कायद हैं, आप इनको मानो। ये कहावत है। कर दिया जी जबरदस्ती। जी, हम तो मुसल्लत कर दिए गए और हमें वो एक्सेप्ट करने पड़े। वो आज की भी वही मजबूरी बनी है कि थ्रू पैराशूट हमारे रहनुमा हमारे बीच में उतरते हैं, तो हम उन लोगों को सर पर बिठा के जो है जितवाते हरवाते रहते हैं। लेकिन मसला क्या है? एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर आप जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है, उनकी आवाज बनना चाहते हैं, तो आपसे उनको माइक पास कर दें। उसका मतलब यह है कि आपको अपने कायद, अपने रहनुमा वो लोग चुनने पड़ेंगे जो आपके बीच में हैं। वो शख्स जिसका कच्चा मकान है, वो शख्स जिसने गुर्बत को नजदीक से देखा हो, वो शख्स जिसकी माँ किसी हॉस्पिटल में पड़ी हो और डॉक्टर उससे 3,000 रुपया फीस मांग रहा हो, और वो शख्स जो किसी सुरनकोट के कॉलेज में आया हो और उसको तालीम अच्छी ना मिली हो, क्वालिटी एजुकेशन ना मिली हो, वो शख्स जो सुरनकोट की रोडों को देख चुका हो। आपको वैसे कायद चुनने पड़ेंगे, तभी जाके वो आपकी बात करेंगे। अगर आप उन रहनुमाओं को चुनते हैं कि जो सिर्फ इलेक्शन में आपके बीच आते हैं, उसके बाद इलेक्शन जीत के जम्मू में जाके एसी कमरों में, बंद कमरों में बैठ जाते हैं, वो कभी भी आपकी परेशानियों को समझ नहीं पाएंगे। आज जरूरत है, ये आवाम को समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपने बीच से अपने कायद को नहीं उठाएंगे, अपने रहनुमाओं को नहीं बना के किसी असेंबली में, पार्लियामेंट में या इन कौंसल्स में भेजेंगे, तब तक इन हमारे परेशानियों का हल नहीं होने वाला। दूसरी चीज, चैन की बात की, तो मेरी नजर में आज की यूथ है, आज के स्टूडेंट चेंज की बात करते हैं, वो कभी भी ये नहीं है कि आप कुर्सी से उठा के किसी नए चेहरे को बिठा दीजिएगा, तो वो कभी चेंज नहीं आती। चेंज की जरूरत है कि आज हमारी सोच में तब्दीली आने की जरूरत है। सोच ये है कि जो आज 70 साल से खिताई पीर पंजाल या पूरा जम्मू कश्मीर जात पात के नाम पर वोट देता था,
उसको आज अपने परेशानियों को समझना पड़ेगा। और कोई भी रहनुमा उनसे वोट मांगने आता है, वो आता है, उसका हक है कि वो इलेक्शन लड़े, आपका जो, लेकिन जो वोट है वो आपका हक है। आप उससे ये बात करें कि मेरे बच्चे को ये परेशानी है, हमारे हॉस्पिटल के हालात ऐसे हैं, हमारे रोड, जो रोड है उनके ये हालत है। तो आपको ये लोगों से बात करने पड़ेंगी, अपने मसाइल उनको बताने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि हम इन मसाइल पर काम करेंगे, आपको उनको वोट देना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप एक बार उनको वोट देते हैं, वो इलेक्ट होकर चले जाते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो जम्मू में जाके किसी जगह पे बैठ जाएं, आपको भूल जाएं, नेक्स्ट इलेक्शन में फिर आए और फिर तब्दीली की बात करें, तो फिर आप उनको उनके बहकावे में आके जो आपको सबक बाग दिखाए जा रहे हैं, आप फिर से उनको वोट करें। लेकिन अगर नेक्स्ट बार फिर से इलेक्शन आते हैं, तो फिर आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि पिछली बार जो आपका एजेंडा था, तो पिछली बार हमने अपने मसाइल आपके सामने रखे थे, आपने उन पर क्या किया, उनमें से कितने मसाइल को आपने पूरा किया है। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो होने की जरूरी है। आप जब तक ये सवाल आवाम से नहीं पूछेंगे, उसके बाद एक हमारी सबसे बड़ी परेशानी रहती है कि डेमोक्रेसी में दूसरे नंबर पर जो कोई काम करने वाली जमात होती है वो होती है अपोजिशन। एक तो पावर में आ जाती है, दूसरी अपोजिशन। हमारे साथ जो इतने बड़ी जुल्म होता है, हमारे ऐसी बदकिस्मती है कि हमारे जो पावर में आने वाले वो भी बराबर, और हमारे जो अपोजिशन में रहने वाले वो भी बराबर, तो दोनों सिर्फ इलेक्शन में दिखते हैं। बाकी 5 साल उनको कभी आवाम के बीच में नहीं पाएंगे। मैं आपके माध्यम से आज के युवा से, आज के नौजवान से एक चीज कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है कि आप सवाल पूछें। जरूरी ये नहीं है कि आप चेहरा तब्दील कर देंगे और आपके मसाइल हल होंगे, कभी नहीं होंगे। मसाइल कभी हल होंगे जब एक आप स्ट्रांग अपोजिशन, एक स्ट्रांग प्रेशर ग्रुप बन के आप आवाम के बीच में आएंगे। जब आपके मसाइल नहीं हल होते हैं तो आप आके अपने रहनुमाओं से सवाल करें। तो मैं आपके माध्यम से आज ये बहुत सारी मेरी डिमांड्स हैं जो मैं लास्ट में इन लीडर्स के सामने रखूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट हम एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या करेंगे। क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होगा जी, इस बार ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन लड़ा जाएगा, वोट लिए जाएंगे और बाद में जाके आवाम को भूल दिया जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस बार सड़कों पर उतर कर इस चीज की करेंगे और सड़कों पर उतर के आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करेंगे। देखिए, अक्सर ये होता है कि देखते हैं हम कि वोट हमारा हक है, अगर हमारा ये राइट है, वोट देना राइट है, लेकिन इसके साथ साथ किसी की ड्यूटी भी बनती है। यानी हमारे लीडरान जो वोट हासिल करते हैं इन वादों और दावों के साथ कि हम आपकी मसाइल का जो है वो हल ढूंढेंगे, निकालेंगे, उनको अच्छी सहूलियात फराहम करेंगे, वो अपनी ड्यूटी से कहीं ना कहीं भागते नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे मुझे जो मेरी अपनी जाती राय है वो ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अवाम, हम इज्तमाही तौर पर इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जैसे हमारी अवाम है वैसा ही हमारे ऊपर लीडर मुसल्लत होता है। तो यानी बुनियादी तौर पर हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी प्रायोरिटीज को बदलना होगा, हमें ये जात, बरादरी और इन तमाम ऐसी चीजें जो फिजूल के पिछले 70 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हट करके हमें उभर के मुद्दों पर, मसलों पर और तमाम सहूलियात पर वोट देना पड़ेगा। और आखिर ये होगा कि अगर हम अपने जितने भी लीडरान हैं, अगर वो हमारे मकासद, जो हमारे मसाइल हैं, उनको हल करने में नाकाम रहते हैं, तो हम वो अकाउंटेबल भी हों, वो आवाम के सामने उसकी जवाबदेही भी उनकी बनती हो, ताकि ये एक डर रहे कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमें आवाम जो है वो बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। तो आप यूथ लीडर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप कम अल्फाजों में, मतलब मुख्तसर अल्फाजों में क्या पैगाम देना चाहते हैं? और अगर जो मुद्दे आपने रखे हैं, जो मसाइल आपने रखे हैं, जो डिमांड्स आपने रखी हैं, अगर ये पूरी नहीं होती हैं, आपको लगता है कि ये कुछ अरसे के बाद 5 महीने, 6 महीने या साल, जितना भी आप वक्त देख रहे हैं कि ये होनी चाहिए, अगर उन पे बात या उनको हल नहीं किया जाता है, तो आपकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए, सबसे पहले डीडीसी इलेक्शन इस वक्त पूरा सरगर्म है। हर कोई ये चाह रहा है कि हम जीते, फलां जीते, किसी को हराया जाए, किसी को जिताया जाए, और आवाम भी उसमें बहुत इमोशनल होकर टूट के पड़ी हुई है। मैं खासकर नौजवानों से और सुरनकोट की तमाम आवाम से एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने वोट की वैल्यू को समझा जाए। आप जब तक अपने वोट की वैल्यू को नहीं समझेंगे, तब तक कोई रहनुमा आपकी तकदीर बदल नहीं सकता। आपको आपके वोट की वैल्यू समझनी पड़ेगी। इस वक्त इलेक्शन का दौर है, कोई भी रहनुमा आपके पास वोट मांगने आता है, आप सबसे पहले उनको अपनी परेशानियां बताइए,
उनसे पूछिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपका मंशूर क्या है, क्या एजेंडा है, आप क्या करना चाह रहे हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, हमारे स्पोर्ट्स के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, आपके पास क्या रद्द अमल है फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले जो आज सवाल बनता है, तो मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर के हर लीडर को, ये जम्मू कश्मीर के हर युवा को सवाल पूछना चाहिए, अगर आप कल इलेक्शन जीत जाते हैं तो आर्टिकल 370 की एब्रोकेशन, जो हमारा स्टेट का जो दर्जा वापस लिया गया है, आपका उस पर क्या स्टैंड होगा? आप क्या वो स्टेट का दर्जा हमें वापस दिला पाएंगे? क्या आर्टिकल 370 को वापस लागू करवा पाएंगे? और ये चीजें जो आज आवाम के बीच में होनी चाहिए, मिसिंग है। मैं एक चीज और आपके सामने रखना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 आज सेंट्रल के तमाम लॉज जम्मू कश्मीर में जो है एकदम इम्प्लीमेंट कर दिए गए, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसका आपने जो परेशानी जो लोगों, जो वहां के गुजर बकरवाल ने उठाई, जो पहलगाम में आपने देखा होगा, जो राजौरी में जो लोगों को पुलिस ने जिस तरीके से पीटा और उनके घर तोड़ दिए गए, लेकिन हमारे किसी भी रहनुमा ने उस पर बात नहीं की। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप अपने वोट की वैल्यू समझिए। कोई भी रहनुमा आपके पास आता है, आप अपनी परेशानियां बताइए, और अगर कोई नया चेहरा आता है तो आप अपनी परेशानियां बताइए, और फिर उसके बाद अगर वो ये कहता है कि मैं 5 साल में इन परेशानियों को दूर करूंगा, तो आप उनको वोट कीजिएगा। और दूसरी, अगर कोई पुराना चेहरा आपके सामने दोबारा से आता है और आके ये कहता है कि मुझे इलेक्शन में वोट करिए, आप उनसे सवाल पूछिए कि वो जो पुराने वादे आपने किए थे आवाम के साथ, आपने उन पर कितना काम किया है, आपने उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए, कितने वादे जो हैं वो किस मजबूरी से पूरे नहीं हो पाए। ये आवाम को समझने की जरूरत है, ये अपने रहनुमाओं को सवाल पूछने की जरूरत है। उसके बाद कोई भी जीत के आता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई इंडिपेंडेंट हो या किसी भी जमात से हो, वो अगर जीत के आता है, मैं आपके माध्यम से उन तमाम को ये चीज बताना चाहता हूँ। मैं आवाम को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप कल अगर वो जीत के आए, आप 5-6 महीने का वक्त दीजिए काम करने का। उसके बाद अगर वो आपकी रहनुमाई नहीं करते हैं, आपकी उन परेशानियों का, उन मसाइल का हल नहीं करते हैं, तो आप एक स्ट्रांग ग्रुप बन के, आप एक प्रेशर ग्रुप बन के सामने आइए और उनसे सवाल पूछिए। मैं एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, सियासत का भी स्टूडेंट हूँ, ऐसे भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जो भी लोग, खासकर सुरनकोट से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जितने भी लोग इलेक्ट होके आते हैं, मैं उन तमाम लोगों को ये जितनी भी मैंने परेशानियां बताई, चाहे वो एकलव्य स्कूल हो हर जगह पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पुंछ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग गरीब आवाम से जो फीस चार्ज की जा रही है वो हो, चाहे हिल काका की रोड का मसला हो, चाहे टूरिज्म हो, ये तमाम मसाइल, चाहे वो सुरनकोट में नए गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल या पहाड़ी हॉस्टल का कायम करना हो, चाहे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का कायम करना हो, चाहे कोई टेक्निकल कॉलेज की जो कायम करने की बात हो, मैं उन तमाम से ये कहना चाहूंगा कि आज के नौजवान का ये मसाइल है। आपको आज के नौजवान के लेवल पे आके ये चीज सोचना पड़ेगा कि वो तालीम की बात करता है, उसको तालीम की जरूरत है, उसको अच्छी सेहत की जरूरत है, उसको एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की जरूरत है, एक इंडोर स्टेडियम की जरूरत है। हमारी औरतों को आज जो है सुरनकोट में एक अच्छे वुमेन पार्क की जरूरत है। ये चीज उन लीडरों को आज समझनी पड़ेगी और उनके लेवल पे आके इस पे सोचना पड़ेगा। और अगर ये डिमांड हमारी, हम इलेक्शन के बाद, ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, कोई भी इलेक्ट होके आते हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम रहनुमाओं को और सुरनकोट की आवाम को ये एश्योरेंस देता हूं कि अगर हम 1 साल का वक्त देंगे, हम कम नहीं, आप 5 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, आप 1 साल का, एक बजट तो दूसरा बजट आप ले लीजिएगा, एक प्लान बनता है, आप बनाइएगा। नेक्स्ट 2021 में जो नेक्स्ट, या 2022 में जो नेक्स्ट हमारा प्लान बनेगा, तब तक हम आपको वक्त देते हैं। आप वक्त दीजिए, इलेक्शन कंटेस्ट करिए, आवाम को जितने भी सबज बाग दिखाना है दिखाइए, लेकिन उसके बाद आवाम के इन मसाइल पर काम करिए। अगर आप नहीं काम करेंगे तो सुरनकोट के यही नौजवान, सुरनकोट के यही स्टूडेंट्स, ये जो है कल सड़कों पर उतरेंगे और आपकी अपोजिशन करेंगे और अपना हक जो है वो सड़कों पर मांगेंगे इंशाल्लाह। बहुत 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 बढ़िया और बहुत ही तफसीलन और गुफ्तगू रही आपके साथ तौला न्याजी साहब। बड़े ही जो हसास मसलों पर आपने बात करी है, क्योंकि ऐसे मसले हम देखते हैं कि मुद्दों से हटते जाते हैं। मतलब हम जो है वो जितने भी चुनाव होते हैं वो मुद्दों पर नहीं होते हैं, और इन मुद्दों पर खासकर ये बुनियादी तौर पर जो हम लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत असर रखते हैं, चाहे वो तालीमी निज़ाम की बात हो, चाहे वो तिबी निज़ाम की बात हो, हमारी सड़कें हों, और या फिर वो नई चीज़ें जिसकी वजह से हमारे इलाके की बहबूदी और उसमें तरक्की होती हो। टूरिज्म की जहाँ तक आपने बात करी, ये एक बहुत ही ज़रूरी मसला है, क्योंकि हमारा इलाका कश्मीर के मुकाबले में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। यहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यहाँ पे इको टूरिज्म की को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। बहुत से बाहर से लोग जो कश्मीर नहीं भी जा पाते हैं, अगर वो यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है एक अल्टरनेटिव टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर हम उन्हें देख सकते हैं।
जहां तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है, वहां पर मैं नया साहब आपसे एक आखिरी जो है वो इसमें जो है वो राय इसमें लेना चाहूंगा, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं, मैं सब उस्ताजा की बात नहीं करूंगा, सब टीचर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे बेशतर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे टीचर्स जिनको पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी हासिल है, यानी वो किसी न किसी नेता, किसी न किसी लीडर के साथ जो है वो शाना बिशाना चलते हैं, उनके लिए वो कंपेन भी करते हैं, उनके लिए बात भी करते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी मिल जाती है कि वो अपनी जो उनको फर्ज है, जिसकी वजह से उनको तनख्वाह मिलती है, वो ड्यूटी जो है वो पूरी तरह से लीजिएगा, वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं निभा पाते। तो न्याज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे उस्तादा के लिए आपका एक पैगाम। देखिए, सबसे पहली चीज कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जी। कि जो सबसे अफसल प्रोफेशन माना गया, क्योंकि सबसे पहले अगर कुरान का लफ्ज आता है तो इकरा, कि पढ़ो, फिर उसको पढ़ाने वाले का जो रुतबा होगा वो आप देखिए कि उस्ताद का रुतबा कहाँ पे होता है। दूसरी, आज आपने एक बात की कि आज ये किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ उनके लिंक होते हैं या उनके बहुत रिश्तेदार होते हैं करीबी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि इलेक्शन में हमेशा एक बात आती है, मैंने जितना सुप्रीम कोर्ट की जो खासकर सियासत को फॉलो किया गया है कि अल्लाह और रसूल की बहुत बात की जाती है, बहुत अच्छी बात है, बात करनी चाहिए, लेकिन वो इंसाफ भी फिर हमें कहीं ना कहीं देना चाहिए जो इस्लाम देता है। तो सबसे पहले कि ये रहनुमा जो उन टीचरों को अपने साथ लेके घूमते हैं, तो इनको ये चीज समझने की जरूरत है, क्या हम आवाम के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या वो बच्चा जो मढ़ोट या हिल काका या सुरनकोट के किसी और पिछड़े इलाके रजाड़ा हाड़ी बुड्ढा में जो बैठा हुआ जो आईएएस के सपने देखता है, जिसके पास जो तालीम को सिटी में आके अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका सपना है कि मुझे बड़ा होकर आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सोसाइटी को कुछ देना है, तो क्या आप उन लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये तो एक आखिरत में इसकी पकड़ होगी, क्योंकि अल्लाह और रसूल की बात होती है और हम फिर अपने ही मुद्दों से भटक जाते हैं। दूसरी, ये एक ऐसी चीज है कि जब तक ये ज़हनी तौर पर ये नहीं बदला जाएगा, मेरे हिसाब से इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। उन टीचर हजरात को, उन उस्ताजा को मैं आपके जरिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जो सबसे अफजल है। आप तालीम, आप और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं एक टीचर बनूं। और मैं उन लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग, अगर अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम दिया है, आप तालीम का जरिया बने हैं, तो अपना ये काम जो है वो इंसाफ से करिए। किसी भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी आज दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई भी, क्योंकि आप खिलाफत वाला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला इंसाफ यहाँ पे नहीं देख पाएंगे किसी से, तो कोई उसकी बात ही नहीं करता। जब किसी को इंसाफ नहीं दे पाता तो आप इनसे वो तवक्को मत करिए कि वो तब्दीली कुछ अगासी ला पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करें, और वो जो गरीब अवाम, जो वहां के बच्चे जिनके वो सपने हैं, आप तो चाहे जम्मू में जाके अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जाएं, कश्मीर में भेजें, हिंदुस्तान की बाकी जगहों पर जाएं, लेकिन आपका बच्चा भी तब तक तालीम हासिल नहीं कर पाएगा जब तक आप दूसरों के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। ये मतलब जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल हो, उनका बेहतर फ्यूचर हो, तो आप उन गरीब जो लोग हैं, जो गरीब आवाम है सुरन कोट की, उनके बच्चों को भी बेहतर तालीम दें और अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करें। जो जिसकी आप तनख्वाह खा रहे हैं, जिसके लिए, जिस काम के लिए आपको पैसा मिल रहा है, आप उसके साथ इंसाफ करें, अपना रिज़्क भी हलाल करें, उन बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर बनाएं और अपनी औलाद, अपने माँ बाप के लिए भी जो है वो उनको हलाल रिज़्क है जो मुहैया करवाएं, वो करें। एक बात वो मैं मुझे अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई वोट मांगने किसी के घर जाता है, तो जो वहां पे घर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हमने किसी और के साथ वादा कर लिया है, तो 2 वोट आपको दे देंगे, 2 वोट इनको और 2 वोट इनको, यानी हम उन वोटों को, जो हमारे 6 वोट हैं, उनको हम तकसीम कर देंगे 2-3 वोटों में। ये जो प्रैक्टिस हो रही है, जो अक्सर हम देखते हैं, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? सबसे पहली चीज इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है आज तबके पे, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, बाकी जो हमारे लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं भी, जो किसी पोस्ट पे हैं या कहीं पे मौजूद हैं, मेरे हिसाब से ये उन लोगों का फेलियर है कि वो आप वोट की वैल्यू आवाम के बीच में जो है, वो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है कहीं ना कहीं आवाम के बीच में नहीं पहुंचा पाए। तो ये सरासर एक गलत बात है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वोट की वैल्यू समझने की जरूरत है। अगर आप किसी को, इसका मतलब कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ सिंसियर नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों का फ्यूचर बेहतर बने, उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी बने, उनके लिए जो एक बेहतर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके आपके हॉस्पिटल अच्छे हों। इसका मतलब कि आप उनके साथ, आवाम खुद ही नहीं चाह रही है, जो ये चीज कह रहे हैं
कि 2 वोट हम फलां को देंगे, 2 वोट फलां को देंगे, क्योंकि उनके साथ भी हमारा अच्छा रिश्ता है, आपके साथ भी अच्छा रिश्ता है। तो वो किसी को नाराज करने वाली बात नहीं होती है कि हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, तो दोनों को हम जो है वो राजी करेंगे। ये कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि वो लोग अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाले नस्लों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, और कल कयामत के दिन इस वोट का भी हिसाब होगा। आप अच्छा रहनुमा चुनते हैं तब भी, आप बुरा रहनुमा चुनते हैं तब भी, और कल आखिरत के दिन जो लोग आज ये चीज कर रहे हैं, कल आखिरत के दिन उनकी आने वाली नस्लें जो है वो खड़ा होकर सवाल पूछेंगी कि आपने हमसे इंसाफ नहीं किया। वो पकड़ के उनका पल्लू खींचेंगे कि आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, आपने हमारा मुस्तकबिल बर्बाद किया। मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहूंगा कि इन चीजों पर कभी भी वोट मत नहीं देने चाहिए। आपका किसी के साथ सियासी रिश्ता कैसा है, ऐसे कोई आपके रिलेशन में आता है तो आप उसके ऊपर अपना वोट जाया मत करिएगा। आप एक अच्छे कायद करिए। आप इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक अच्छा रिश्तेदार इलेक्ट कर रहे हैं, आपको एक रहनुमा चुनना है जो आपकी पॉलिसियों पर बात करेगा, जो कल असेंबली में किसी जगह पर बैठ के आपके बच्चों का मुस्तकबिल डिसाइड करता है, वो आपके लिए पॉलिसियां बनाता है। तो आप फिर एक अच्छा रहनुमा चुनिए कि जो आपको रिप्रेजेंट करे, वरना नहीं तो आप डेमोक्रेसी के साथ, ना ही अपने वोट के साथ, ना आने वाली नस्लों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। असल में वक्त बहुत हो रहा है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे एक बार करना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा, ऐसा मसला है, ऐसी डिस्कशन है जिसे हम अगर घंटों तक, दिनों तक भी लेके जाएं तो ये खत्म नहीं होगा। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, अक्सर और बेशतर हम देखते हैं, तमाम इलाको जात में लीडर्स को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज में ऐसे जो है वो टकराव आ चुके हैं, क्योंकि एक ही हम पार्टीज के 2 या 3 लोग जो हैं वो एक ही कंस्टिट्यूंसी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सबका एक ही कहना है, वो ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी के साथ 10 साल दे दिए, 20 साल दे दिए, 25 साल दे दिया, हम पार्टी के साथ इतने वफादार रहे, और इतनी वफादारी के बाद भी पार्टी ने हमें, हमारे साथ वफा नहीं की, यानी हमें टिकट नहीं दिया, हमें जो है इलेक्शन के लिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा, और बड़े मुख्तसर अल्फाजों में समझना चाहूंगा, क्या ये सवाल ना पूछा जाए कि आपने पार्टी के साथ तो बहुत वफादारी निभा ली, लेकिन पार्टी जो अवाम के साथ आपने कितनी वफादारी निभाई? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, जो शायद आज जरूरत की थी। मेरे हिसाब से कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लायक है, वो चीज आवाम को समझने की जरूरत है। मैंडेट देने का जो डिसीजन है, वो एक पार्टी से जो लोग इंडिपेंडेंट या किसी दूसरी जमात से उतर गया है, ये पार्टी का इंटरनल नहीं जाना चाहिए किसको मैंडेट देना चाहिए था। लेकिन फिर यहाँ पर आवाम को हम लोगों की जरूरत है कि कोई भी लीडर किसी भी कितना भी लायल रहा हो, कितना फ्यूचर में लायल रहे हो उससे सुप्रीम कोर्ट की आवाम की तकदीर बदलनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की आवाम की तकदीर की चीज बदलेगी कौन लीडर आपके साथ कौन लीडर आवाम के मसाइल के साथ लायल रहा है, चीज को समझना पड़ेगा। अब दूसरा एक और में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो स्पेशल स्टेटस है वो वापस दिलाएंगे, और कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, बीजेपी है, बाकी बातें बीजेपी और जो अपनी, लेकिन मसला ये है कि इससे ये पता चलता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अगर एक शख्स अपनी पार्टी का इलेक्शन में उतरा है तो आप में लेने में ये अवाम के साथ पता चलता है कि डिक्लेरेशन कश्मीर के आप कितने इंसाफ कर रहे हैं, आप लेके जो फ्यूचर आप वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज अवाम को समझने की जरूरत है कि आप उसी लीडर को इलेक्ट करें जो आपके साथ लायल हो, जो आपके साथ इंसाफ करता हो, जो आपके साथ आपके लिए कुछ करना चाह रहा हो। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की लॉयल्टी जो है सुप्रीम कोर्ट की आवाम का कभी भी मुस्तकबिल नहीं बदल सकती। कोई भी लीडर किसी भी पार्टी के साथ कितने साल भी दे चुका हो, लेकिन उसे हमने ये भी देखा, हमने हमेशा चेंज भी देखी, और चेंज में ये भी हुआ कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बदला, पीडीपी को भी लाया स्टेट में, कांग्रेस को भी लाया, बीजेपी को भी ला के देख लिया, लेकिन हमारी तकदीर नहीं बदली। उसका मसला यही था कि हमने अपने इश्यूज को प्रायोरिटी नहीं दी, हमने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ना हमारे रहनुमाओं ने की ना हमने की। तो आज जरूरत है कि कोई भी लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कितना लॉयल हो, वो आपकी तकदीर नहीं बदलेगा, आपके मसले उससे हल होने वाले नहीं है। आपके मसले हल इस चीज से होंगे कि आप अपनी सोच को बदलें। अवाम अगर अपनी सोच को बदलेगी कि मुझे इशू पर वोट देना है, मुझे अगर कल मेरे इशू पूरे नहीं होते तो मैं उस पर जो है सवाल खड़ा करूंगा, मैं इनको पूछूंगा कि जो आपने मेरे साथ वादे किए थे, जो हमें सबज बाग दिखाए थे, तब क्यों नहीं हुए।
ये आवाम को समझने की जरूरत है, और तभी जाके सुप्रीम कोर्ट एक बेहतर सुप्रीम कोर्ट बनेगा, तभी जाके हमारे जो ड्रग्स का मामला है ये जो खत्म हो पाएगा, और ये ऐसे मसाइल जो है वो हल हो पाएंगे। वरना कोई भी लीडर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कितना लॉयल रहा हो, कितने साल और रहेगा, उससे मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान की किसी भी जगह पे कभी भी आवाम की तकदीर बदलने वाली नहीं। बिल्कुल, इकबाल का शेर है, यहाँ पर मुझे लगता है बिल्कुल फिट बैठता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत बदलने का। बिल्कुल। तो अताउल्ला नियाज़ साहब, बहुत ही शुक्रिया आपका, बड़ी तफसीलन और बहुत ही ज़रूरी मसाइल पर आपने जो है वो निशानदेही की उनकी, और ये भी बताया कि जो तब्दीली, असल तब्दीली है वो सिर्फ चेहरे बदलने से नहीं होती है, वो हालात बदलने से होती है, मसलों के हल से होती है। हमारे आने वाला फ्यूचर जो हमारा बिल्कुल जो है हमारा बच्चा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो इन्हीं चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है, उनके बदलने से होगा। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। आपका जो है वो एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना जो है वो कीमती वक्त अ, हमारे साथ दिया। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, हमारी ये काविश जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी, और वो तमाम मसाइल जिन पर आपने बात करी, जिन पे हमने डिस्कस किया, वो कहीं ना कहीं आवाम के दिलो दिमाग पर घर करेगी, और वो सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर हम किस जानिब जा रहे हैं, और हमारा आखिरी जो हमारी जो मंजिल है वो किस तरह से तय होगी। हमारे अपने रास्ते खुद बनाएंगे, हमें अपने रहनुमा कैसे चुनने हैं, किस तरह से चुनने हैं, उनसे किस तरह की डिमांड्स रखनी है, और हम उनसे अगर वो अपनी अपने वादों पर, अपने दावों पर पूरे नहीं उतरते, तो उनसे जवाबदेही, यानी उनको अकाउंटेबल भी बनाना हमें आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, बिल्कुल। ताकि ये बना रहे कि अगर वो आवाम की उन मुद्दों पर बात नहीं कर पाते हैं, तो उनको आवाम जो है वो बाहर का रास्ता भी दिखाए। तो मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आवाम से भी जो है गुजारिश करता हूँ कि इन मुद्दों पर बात करें, अक्सर आप आपस में बात करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में बात करें, क्योंकि ये बहुत ही हसास मुद्दे हैं जिन पे अक्सर हमारे यहाँ पे, शायद आप अपने घरों के अंदर बात तो होती है, लेकिन इलेक्शन जैसे बड़े मुद्दे के ऊपर हम इनको जो है वो कहीं कभी 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 डिस्कस नहीं करते, और कभी भी इनको इलेक्शन के मुद्दों पर जो है हमारे लीडरान के सामने नहीं रखते हैं, ना ही उनको इनकी बुनियाद पर चुनते हैं। जात पात पर चुनना, बरादरी और रिश्तेदारी, जान पहचान पर चुनना जो है, इससे हमारे हालात नहीं बदलने वाले हैं। तो मैं अताला न्याज़ी साहब के साथ साथ तमाम व्यूवर्स का, जिन्होंने हमारे साथ अभी तक बने हुए थे, जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई जो है हमारे साथ अगर बनी रही, तो इंशाल्लाह इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे जो है, क्योंकि ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इसी पर हम चर्चा करते रहेंगे किसी न किसी और हमारे मेहमान के साथ। ताला न्याज़ी साहब, आपको भी एक बार फिर से शुक्रिया, और आप उम्मीद करते हैं कि अगले किसी प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से हम यहाँ पे तकलीफ देंगे। बहुत सारी बातें रह गई हैं जो हम अगले प्रोग्राम में मुकम्मल करेंगे। बहुत बहुत अ, शुक्रिया। तो सब तमाम जितने देखने वाले हैं उन लोगों का शुक्रिया। तो आप लोगों की दुआओं दुआओं के साथ, आप लोगों की मोहब्बतों के साथ हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, एक नई हस्ती के साथ, किसी नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।